Hello friends, welcome to my YouTube channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर करें ताकि ऐसे बच्चे जो दूर दराज के गांवों में रह रहे हैं, जिन्हें अच्छे इंग्लिश टीचर्स की सुविधा प्राप्त नहीं है, वो भी इंग्लिश सीख सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। तो चलिए हम लोग अपना आगे का क्लास शुरू करते हैं। हम लोगों ने अभी तक 19 रूल्स देखे हैं सिंटैक्स के। अब हम लोग अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 20। तो दी प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू प्लूरल नाउन। जब हम लिखते हैं द रिच तो इसका अर्थ हो जाता है अमीर लोग। जब हम लिखते हैं द पुअर तो इसका अर्थ हो जाता है गरीब लोग। जब हम लिखते हैं द ऑनेस्ट तो इसका अर्थ हो जाता है ईमानदार लोग। जब हम लिखते हैं द डिसऑनेस्ट तो इसका अर्थ हो जाता है बेईमान लोग। तो द रिच, दी प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू प्लूरल नाउन, और अगर प्लूरल नाउन है तो इसका वर्ब भी प्लूरल होगा। तो लिखना पड़ेगा हमें द रिच आर हार्ड वर्किंग बट द पुअर। जब हमने दी पुअर लिखा तो इसका अर्थ हो गया गरीब लोग। दी पुअर आर लेजी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब आप द पुअर मैन लिखते हैं तब आपको मैन यहां पे नाउन आ जाता है और ये सब्जेक्ट हो जाता है, और तब मैन के अनुसार हमारा वर्ब चलता है। द पुअर मैन द पुअर मैन, तब हम लिखेंगे वर्क नहीं, वर्क्स हार्ड फॉर हिज लिविंग, कि अपनी आजीविका के लिए बहुत मेहनत करता है। लेकिन जब हम लिखेंगे द पुअर तो इसका अर्थ हो जाएगा गरीब लोग। तब हम लिखेंगे द पुअर वर्क हार्ड, तो हमारा वर्ब प्लूरल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई नाउन डाल दीजिएगा तो नाउन सब्जेक्ट होगा, तब उसके अनुसार वर्ब चलेगा। तब यहाँ पे ये नाउन है, ये उसका एडजेक्टिव है और ये उसका आर्टिकल है। लेकिन दी प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू प्लूरल नाउन। क्लियर है आप लोगों को? अब हम लोग एक अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 21। इस तरह के वाक्य आपको इंग्लिश में अक्सर मिलेंगे कि इस बार के बाढ़ में गांव का गांव बह गया, महीने पर महीने बीत गए पर वह नहीं आया। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हाइफनेटेड एक्सप्रेशन। गांव का गांव, बरस पर बरस बीत गए, बरस पर बरस बीत गए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंगुलर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस रिपीटेशन of the
सेम सिंगुलर नाउन, उसी सिंगुलर नाउन को आप फिर दोहरा देते हैं, रिपीटेशन ऑफ द सेम सिंगुलर नाउन। और इसका वर्ब क्या होता है? वर्ब भी सिंगुलर होता है। तो अगर आपको लिखना है कि इस बार के बाढ़ में गांव का गांव बह गया, तो आप कैसे लिखेंगे? आपको सिंगुलर नाउन लिखना है, तो विलेज आफ्टर विलेज, तो प्रीपोजिशन हो गया आफ्टर, उसके पहले सिंगुलर नाउन, फिर उसी सिंगुलर नाउन का रिपीटेशन, और वर्ब आपका सिंगुलर, विलेज आफ्टर विलेज, वर्ब सिंगुलर, वॉज वॉश्ड अवे इन द फ्लड। महीने पर महीने बीत गए पर वह नहीं आया, तो आप कैसे लिखेंगे? मंथ आफ्टर मंथ, तो आप हैव पास्ट लिखेंगे या हैज पास्ट लिखेंगे? हैव पास्ट लिखेंगे तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा हैज पास्ट। होप आप लोगों को क्लियर होगा। आइए हम लोग अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 22। दी परसेंटेज ऑफ के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों ही लग सकता है, लेकिन दोनों ही स्थिति में वर्ब सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देखिए आप, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस in the board examination was low। कि सफलता का प्रतिशत कम था, तो सफलता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए वर्ब सिंगुलर हुआ। वाक्य आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द परसेंटेज ऑफ good teachers in our country, तो द परसेंटेज ऑफ गुड टीचर्स, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, लेकिन तब भी हमारा वर्ब सिंगुलर ही रहेगा। द परसेंटेज ऑफ गुड टीचर्स इन आवर कंट्री इज वेरी स्मॉल। तो द परसेंटेज ऑफ के साथ दोनों तरह का नाउन आप ले सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन वर्ब दोनों ही स्थिति में आपको सिंगुलर रखना है। एक और स्ट्रक्चर देखिए, द अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन प्लस वर्ब सिंगुलर। द अमाउंट ऑफ मनी is not much। the amount of money, तो मनी सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। अगला रूल देखें आप, रूल नंबर 23, कि यदि
दो व्यक्ति हो और दोनों के पहले अलग अलग आर्टिकल लग जाए तो इससे दो व्यक्ति का बोध होता है। लेकिन जब केवल पहले वाले के पहले आर्टिकल लगे तो इससे एक व्यक्ति का बोध होता है। तो जब एक व्यक्ति का बोध होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, और जब दो व्यक्ति का बोध होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। एक एग्जांपल देखिए आप। जब आप लिखते हैं द प्रेसिडेंट एंड द चेयरमैन, तो आपने इसके पहले भी आर्टिकल लगाया, इसके पहले भी आर्टिकल लगाया, तो इससे क्या हो रहा है कि यहां पे दो अलग अलग व्यक्ति का बोध हो रहा है, टू पर्सन्स, कि एक व्यक्ति द प्रेसिडेंट है और एक व्यक्ति द चेयरमैन है। तो जब दो व्यक्ति है तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल। द चेयरमैन एंड द प्रेसिडेंट आर प्रेजेंट। लेकिन जब आप लिखते हैं द प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन, तो केवल आपने पहले वाले के पहले आर्टिकल लगाया, तो इससे क्या होगा? वन पर्सन का बोध होगा कि जो व्यक्ति प्रेसिडेंट है वही व्यक्ति चेयरमैन भी है। तो इससे एक व्यक्ति का बोध हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इज प्रेजेंट। जब आप लिखते हैं द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तो द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। लेकिन जब आप लिखते हैं द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो इसका मतलब हो जाता है कि जो व्यक्ति डायरेक्टर है वही व्यक्ति प्रोड्यूसर भी है। तो ऐसे स्थिति में एक व्यक्ति का बोध होगा, तो हमारा वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज कम। आप एक एरर देखिए, जब आप लिखते हैं कि विराट कोहली इज ए बैट्समैन एंड ए कैप्टन, तो आपने लिख दिया ए बैट्समैन एंड ए कैप्टन, तो इससे तो दो व्यक्ति का बोध हो जाएगा, जबकि विराट कोहली एक व्यक्ति है। तो दरअसल आप कहना चाहते हैं कि विराट कोहली जो एक बैट्समैन है वही भारत का कप्तान भी है। तो जब आप एक व्यक्ति को रेफर कर रहे हैं तो आप दोनों के पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो ये ए को रिमूव कर दीजिए आप, तब आपका वाक्य हो जाएगा कि विराट कोहली इज ए बैट्समैन एंड कैप्टन ऑफ इंडिया। तो जब दोनों के पहले आर्टिकल अलग अलग लगेगा तो दो व्यक्ति, और जब पहले वाले के पहले आर्टिकल लगेगा तो एक व्यक्ति का बोध होगा। चलिए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बात। हम लोग एक अगला रूल भी देखते हैं, रूल नंबर 24। इस रूल को मैंने अपने पास्ट टेंस वाले वीडियो में भी क्लियर किया था और कंडीशनल वाले वीडियो में भी क्लियर किया है। फिर भी चलिए एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आप लोगों को कि एज इफ हो, एज दो हो, इफ हो, आई विश एक्सेट्रा, अर्थात कोई काल्पनिक वाक्य हो, कोई काल्पनिक वाक्य हो, कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो, कोई इमेजिनरी सिचुएशन हो कि यदि मैं चिड़िया होता, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, यदि मैं अमीर होता, यदि मैं बिल गेट्स होता, इस तरह का वाक्य जब रहता है मान लीजिए, तो उसके साथ वेयर का प्रयोग होता है।
आई विश आई वेयर ए बर्ड। मैं एक चिड़िया होता। आई विश आई वेयर द पीएम ऑफ इंडिया। एक दूसरा भी उदाहरण आप देख सकते हैं। इफ आई वेयर रिच, यदि मैं अमीर होता। आई वुड हेल्प अदर्स। शी बिहेव्स एज इफ शी इज माई बॉस। वह ऐसा बिहेव करती है जैसे कि वह मेरी बॉस हो। तो एज इफ लगा हुआ है, तो अगर हम इज लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हमको हमेशा वेयर लिखना है। एज इफ शी वेयर माई बॉस। इस कंसेप्ट को मैंने टेंस और कंडीशनल वाले वीडियो में भी आपको क्लियर किया है। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो इस कंसेप्ट को, तो उन वीडियोस को प्लीज जरूर देखें। एक अगला रूल देखा जाए, रूल नंबर 25। आर्टिकल प्लस राइट कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल प्लस वर्ब सिंगुलर। द बंच ऑफ कीज। चाबी के गुच्छा के लिए राइट कलेक्टिव नाउन होता है बंच, तो द बंच ऑफ कीज। लेकिन वर्ब चाहिए हमें सिंगुलर। A bunch of keys has been lost. The herd of cows. जानवरों के झुंड के लिए हर्ड होता है, द हर्ड ऑफ काउज, लेकिन वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो आर्टिकल राइट कलेक्टिव नाउन ऑफ नाउन प्लूरल प्लस वर्ब सिंगुलर। ऐसे भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो कलेक्टिव नाउन का बोध कराते हैं, जैसे कमिटी, जूरी, गवर्नमेंट, आर्मी, मॉब, क्राउड एक्सेट्रा। तो इसमें आपको दो चीज का ध्यान रखना चाहिए कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि एक मत है। अगर एक मत होगा, अगर एक मत है तो वर्ब सिंगुलर होगा। अगर मतभेद की स्थिति है तो वर्ब प्लूरल होगा। इस बात को ध्यान में रखें आप। The committee has unanimously taken the decision. यूनानिमसली मतलब सर्वसम्मति से। ये कमिटी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है, तो इसका मतलब एक मत है, कोई मतभेद नहीं है। तो हमारा वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। लेकिन अगर इस तरह का वाक्य हो जाए कि द जूरी, जूरी मीन्स जजों का समूह, वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन।
कि जजों का समूह जो था, क्योंकि कभी कभी कोर्ट में मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 जज भी रहते हैं, तो उनमें अगर मतभेद हो जाए किसी पॉइंट पे, तो मतभेद की स्थिति में हमारा वर्ब प्लूरल हो जाएगा। तो द जूरी वेयर डिवाइडेड, लेकिन द जूरी वॉज यूनानिमस, कि एक मत है। तो यह ध्यान रखना है कि एक मत वाली स्थिति हो तो वर्ब सिंगुलर, मतभेद वाली स्थिति हो तो वर्ब प्लूरल। अब हम लास्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 26। यदि हु, विच, दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो, तो इनके बाद आने वाला वर्ब अपने एंटीसीडेंट, मीन्स पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। कि अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसके बाद कोई वर्ब आएगा, तो वो वर्ब हु, विच या दैट के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। वो सब्जेक्ट उसका एंटीसीडेंट होगा। एक उदाहरण देखिए कि राम इज द बॉय हु इज माई फ्रेंड। अब यहां पे हु क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु के पहले बॉय क्या है? सिंगुलर है, इसलिए आगे का वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो हु के पहले आने वाला बॉय उसका एंटीसीडेंट कहलाएगा, और ये एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर है तो आगे का वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। These are the pens which अब these are the pens which, तो यहां पर हमारा वर्ब क्या होगा? प्लूरल। These are the pens which were purchased by me। अब विच रिलेटिव प्रोनाउन है, विच के पहले पेन्स प्लूरल है, इसलिए आगे का वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। एक एग्जांपल आप और देखिए, शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट। अब आपको याद होगा कि वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है, तो वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन नहीं होगा, वीमेन। वन ऑफ द बेस्ट बॉय नहीं होगा, वन ऑफ द बेस्ट बॉयज होगा। शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वीमेन तो लिखना ठीक है हमारा। अब दैट है रिलेटिव प्रोनाउन, दैट के पहले वीमेन क्या है? प्लूरल, इसलिए उसके बाद वाला वर्ब सिंगुलर नहीं होगा बल्कि प्लूरल होगा। तो दैट हैज़ नहीं होगा, दैट हैव हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन उसका एंटीसीडेंट होता है,
और उसी एंटीसीडेंट के अनुसार हु विच दैट के आगे वाला वर्ब होता है। तो इस तरह से सिंटैक्स कंप्लीट होता है। बहुत ही डिटेल में और बहुत ही पेशेंटली मैंने आप लोगों को सिंटैक्स के सारे रूल्स बताए हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों को अपने आप को एसेस करने के लिए एक प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत होगी, जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सो बिफोर दैट टेस्ट, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग and keep watching my videos. Thank you very much.